थर्मोकेमिकल इक्वेशन, है ना। थर्मोकेमिकल इक्वेशन ये क्या है, डेफिनेशन से सारी याद करना ढंग से। थर्मोकेमिकल इक्वेशन, जब कोई इक्वेशन, जैसे मान लो कोई भी रिएक्शन है, H2 + ½ O2, मैं समझा रहा हूं तुम्हें, डेफिनेशन तुम्हें याद करके आनी कल। जब कोई इक्वेशन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, एक तो अमाउंट कितना यूज हुआ है इनका, इक्वेशन विच नॉट ओनली इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बट ऑल्सो इंडिकेट द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, हीट इवॉल्व के बारे में बताया। जैसे इसमें डेल्टा एच होता है से -300 के आसपास किलो जूल पर मोल, ये कुछ वैल्यूज के बारे में पता होना चाहिए। C+O2 गिव CO2, ये होता है -393, वो 400 के आसपास किलो जूल पर मोल, इतनी हीट रिलीज होती है इसमें। हीट रिलीज है तो नेगेटिव। जब कोई इक्वेशन क्या करे, अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स तो बताया ही बताया है, साथ में कितनी हीट रिलीज हो रही है, कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है वो भी बताया। इक्वेशन विच नॉट ओनली इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस्ड बट आल्सो इंडिकेट द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब, सही ना। इसको बोलेंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ये थर्मोकेमिकल इक्वेशन है। सेकंड डेफिनेशन, सेकंड डेफिनेशन है हीट ऑफ रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये सारी, पेपर में जरूर पूछी जाती है, जरूर करना है इनको तुम्हें। हीट ऑफ रिएक्शन, तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे हीट ऑफ रिएक्शन है ऊपर, ये क्या हीट ऑफ रिएक्शन, यही हीट ऑफ रिएक्शन है। अमाउंट ऑफ हीट चेंज, अमाउंट ऑफ हीट चेंज व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स इन ए बैलेंस्ड कंप्लीट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैव कंप्लीटली रिएक्टेड, है ना। यानी अगर मान लो ये 12 ग्राम है, 12 ग्राम ये, और ये होगा 32 ग्राम, 12 ग्राम ये और 32 ग्राम ये, पूरा कंप्लीटली रिएक्ट कर गया है, दोनों बचे नहीं है बिल्कुल भी, तो इसका मतलब ये हीट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हीट ऑफ रिएक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। मोल्स कितने भी हो, मोल से कोई मतलब नहीं। मैंने क्या बोला, अमाउंट ऑफ हीट चेंज व्हेन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स एज रिप्रेजेंटेड बाय बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हैव कंप्लीटली रिएक्टेड, ये क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड एज हीट ऑफ रिएक्शन। समझ गए नहीं। अब नेक्स्ट टाइम आती है इसी के अंदर स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। ये सब डेफिनेशन स्कूल में पूछते हैं, करना जरूर ढंग से। स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, मैं सिर्फ समझा रहा हूं, तुम्हें खुद करना है इस टॉपिक को। स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, जब हीट ऑफ रिएक्शन एट 298 केल्विन हो, सही है, रूम टेम्परेचर पे, और 1 बार प्रेशर पे हो, तो इसे बोलेंगे स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। तो इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। देन दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। फिर अगला टॉपिक इसी के अंदर, फैक्टर जिस पे सर डिपेंड एक बार करेगा। ये दोबारा बताना, स्टैंडर्ड हीट 298 केल्विन पे वो रिएक्शन जो है 298 केल्विन पे हो और 1 बार प्रेशर पे हो, ये हीट ऑफ रिएक्शन को तब स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे, सही है। नेक्स्ट अब है हीट ऑफ रिएक्शन कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है ना। हीट ऑफ रिएक्शन जो है कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो पहला फैक्टर इसके अंदर है क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की क्वांटिटी ज्यादा है तो हीट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी, कम है तो कम होगी। जैसे कोई भी रिएक्शन मान लो C+O2, यही ले लेते हैं, C+O2 गिव्स CO2, डेल्टा एच इसका, डेल्टा एच इसका -400 है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो डेल्टा एच भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -800 हो जाएगा। तो ये अगर मैंने मोल्स बढ़ा दिए तो हीट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा या कम हो जाएगा, डिपेंड करेगा कितना मोल बढ़ाया है कि कम किया है। सेकंड पॉइंट है एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन। पहला पहला क्या था, क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट। सेकंड है एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन। अगर मैंने कार्बन ग्रेफाइट की फॉर्म में लिया तब जो हीट रिलीज होगी, और कार्बन को लिया डायमंड की फॉर्म में तब जो हीट रिलीज होगी वो डिफरेंट होगी। इन दोनों केस में हीट रिलीज क्या होगी, डिफरेंट, सही ना। इन दोनों में हीट रिलीज क्या होगी, डिफरेंट। कार्बन से ग्रेफाइट बनाना तो हीट देनी पड़ती है, उसको गर्म करना पड़ता है, ध्यान रखना। कार्बन ग्रेफाइट प्लस हीट एंडोथर्मल रिएक्शन होती है तो मिलता है डायमंड, तो मिलता है कार्बन डायमंड की फॉर्म में, ये अपना। तो एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन में भी डिपेंड करेगा, मैंने कार्बन जो है ग्रेफाइट की फॉर्म में लिया कि डायमंड की फॉर्म में लिया है, सल्फर लिया तो रोम्बिक लिया कि मोनोक्लिनिक लिया, इस टाइप से डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स पे भी डिपेंड करता है हीट ऑफ रिएक्शन। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट नोट करेंगे इसमें। थर्ड पॉइंट है फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स। पहला अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट था,
फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट, और उसका रहेगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करेगा। फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट्स, इसमें क्या है, जैसे अगर मेरे को H2 प्लस हाफ O2, H2 प्लस हाफ O2, H2O बनाना है लिक्विड फॉर्म में, H2 प्लस हाफ O2 क्या बनाना है, H2O लिक्विड फॉर्म में बनाना है, तो डेल्टा H कितना होगा, माइनस 300 के आसपास। लेकिन अगर मेरे को H2 प्लस हाफ O2, H2O गैस बनाना है, तो डेल्टा H इसका डिफरेंट होगा, डेल्टा H डिफरेंट। यहाँ पे यहाँ लिक्विड बनाना है तो डेल्टा H जो है, रिलीज जो हीट होगी वो कम ज्यादा होगी, और गैस बनाना है तो कुछ लिक्विड से गैस बनाने में हीट चाहिए होती है ना, तो कुछ हीट रिलीज कम होगी, कुछ हीट रिलीज कम हो जाएगी। तो डिपेंड करेगा फिजिकल स्टेट पे भी, कि हमने लिक्विड फॉर्म में, गैसियस फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में रिएक्टेंट्स लिए हैं, ऐसे ही प्रोडक्ट्स पे भी। तो फिजिकल स्टेट पे भी डिपेंड करेगा। फोर्थ, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे, हीट ऑफ रिएक्शन आल्सो चेंजेस विद चेंज इन कंसंट्रेशन। सॉल्वेंट चेंज कर दिया मैंने तो हीट ऑफ रिएक्शन चेंज कर जाएगी, सही ना। सॉल्वेंट जैसे पहले वाटर लिया था, वाटर की जगह बेंजीन ले लिया, या CCl4 ले लिया, कोई और सॉल्वेंट ले लिया, तो हीट ऑफ रिएक्शन चेंज कर जाएगी। फोर्थ फैक्टर। फिफ्थ फैक्टर, टेम्परेचर। हीट ऑफ रिएक्शन आल्सो डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। जिस टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रही है उस पर भी डिपेंड करेगा हीट ऑफ रिएक्शन। और ये तुम्हें मैंने एक फॉर्मूला बताया होगा किरचॉफ्स इक्वेशन में, डेल्टा H2 माइनस डेल्टा H1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1, ये एंथैल्पी चेंज इस पर डिपेंड करता है। दिस इज इक्वल टू डेल्टा Cp इज इक्वल टू डेल्टा Cp, ये किरचॉफ्स इक्वेशन है, व्हिच गिव्स इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन हीट एंथैल्पी चेंज, व्हिच गिव्स इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और एंथैल्पी चेंज। डेल्टा Cp है ये। डेल्टा Cp होता है Cp ऑफ प्रोडक्ट्स सर कौन सी? माइनस किरचॉफ्स इक्वेशन। ये क्या देती है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंथैल्पी चेंज एंड इंटरनल एनर्जी चेंज। डेल्टा Cv अगर होगा तो डेल्टा E2 माइनस डेल्टा E1 डिवाइड बाय T2 माइनस T1। इधर डेल्टा Cv क्या होगा, Cv ऑफ प्रोडक्ट माइनस Cv ऑफ रिएक्टेंट्स, माइनस Cv ऑफ रिएक्टेंट्स, ये डेल्टा Cv है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन, मैंने पहले तुम्हें बताया हीट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, फिर बताया फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट ऑफ रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग में 5 फैक्टर्स बताए हैं। पहला, फर्स्ट फैक्टर था हमारा क्वांटिटी कितनी है रिएक्टेंट की। दूसरा, सेकंड फैक्टर फिजिकल स्टेट क्या है रिएक्टेंट्स की। थर्ड फैक्टर एलोट्रोपिक मॉडिफिकेशन, एलोट्रोपिक चेंज अगर यानी एलोट्रोप चेंज करेगा तो भी हीट ऑफ रिएक्शन चेंज हो जाएगा। फोर्थ फैक्टर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, फिफ्थ फैक्टर टेम्परेचर। ये 5 फैक्टर बताए हैं, पांचों फैक्टर तुम्हें करने हैं। नेक्स्ट अब है, नेक्स्ट आएगा हीट ऑफ फॉर्मेशन। ये सब डेफिनेशन भी स्कूल में पूछते हैं ना, करना ढंग से सारा। हीट ऑफ फॉर्मेशन, हीट ऑफ फॉर्मेशन, तो हीट ऑफ फॉर्मेशन तो डिटेल में टर्म, सही ना। हीट ऑफ फॉर्मेशन डिटेल में टर्म, सही ना। हीट ऑफ फॉर्मेशन के लिए यानी जब एक मोल सब्सटेंस फॉर्म होगा अपने एलिमेंट्स से स्टैंडर्ड स्टेट में, तो उसे बोलेंगे हीट ऑफ फॉर्मेशन। हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या, हीट चेंज व्हेन वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स इन द स्टैंडर्ड स्टेट। हीट ऑफ फॉर्मेशन, अमाउंट ऑफ हीट चेंज व्हेन वन मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स। जैसे एग्जांपल, अगर मेरे को CO2 को फॉर्म करना है तो मैं क्या लूंगा, CO2 में C है और O है। C किस फॉर्म में स्टेबल है, सॉलिड फॉर्म में। O O2 की फॉर्म में और गैसियस, O O2 की फॉर्म में और गैसियस, तो ये CO2 का फॉर्मेशन होगा। ऐसे ही मान लो मेरे को H2O का फॉर्मेशन करना है, H2O का फॉर्मेशन करना है तो H किस फॉर्म में स्टेबल है, H2 की फॉर्म में गैसियस में। O किस फॉर्म में स्टेबल है, O2 की फॉर्म में और गैसियस में, तो H2 प्लस हाफ O2 लिखेंगे, तो ये H2O का फॉर्मेशन है। ऐसे ही अगर मान लो मेरे को अमोनिया का फॉर्मेशन करना है तो N है तो N2 की फॉर्म में स्टेबल है तो हाफ N2, और H है तो H2 की फॉर्म में स्टेबल तो 3/2 H2। मेरे को किसी भी चीज का फॉर्मेशन करना है, सपोज सी इथेनॉल का फॉर्मेशन करना है, तो इसमें कार्बन है तो कार्बन सॉलिड फॉर्म में, कितने हैं, 2, तो 2 लगा देना। और H है तो H किस फॉर्म में स्टेबल है, H2 की फॉर्म में, कितने H है, 6, 5 ये और एक ये 6, तो 3H2 आ जाएगा प्लस हाफ O2। O है तो हाफ O2। क्या ये समझ आ गया हीट ऑफ फॉर्मेशन का मीनिंग।
यस सर। हीट ऑफ फॉर्मेशन का ये मीनिंग है। और इसी में मैं तुम्हें हीट ऑफ एटमाइजेशन भी बता रहा हूँ, इसी के अंदर ही आगे भी डेफिनेशन आएगी, दोबारा बताऊंगा मैं। हीट ऑफ एटमाइजेशन से ना, हीट ऑफ एटमाइजेशन में ही बता रहा हूँ तुम्हें। हीट ऑफ एटमाइजेशन, हीट ऑफ एटमाइजेशन का मीनिंग क्या है? यानी एक मॉलिक्यूल को कंप्लीटली ब्रेक करना उसके कॉन्स्टिट्यूएंट गैशियस पार्टिकल्स के अंदर। हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक द लैटिस टू गेट फ्री एटम्स। हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए लैटिस, 1 मोल ऑफ लैटिस इज ना, 1 मोल ऑफ लैटिस टू गेट फ्री एटम। जैसे CO2 को तोड़ा मैंने, तो C गैस प्लस 2O गैस, सोचना नहीं है इसके अंदर, सिर्फ क्या आएगा, एटम और गैस। H2O को तोड़ा, H2O का हीट ऑफ एटमाइजेशन डेल्टा H एटमाइजेशन लिखते हैं इसको। तो डेल्टा H, ये कल क्लास में मैं तुमसे पूछूंगा, ध्यान ध्यान सुनना बिल्कुल इसको, इसके मेरे न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे। तो 2H गैस प्लस O गैस आएगा, 2H गैस प्लस O गैस। NH3 ये टूटेगा तो N गैस प्लस 3H गैस। C2H5OH तोड़ा तो 2C गैस प्लस 6H गैस प्लस O गैस। क्या समझ आ गया? एटोमाइजेशन और फॉर्मेशन समझ आ गया कि नहीं? क्या क्लियर हो गया ये? सर बस मतलब ये इतना फर्क है कि फॉर्मेशन में स्टेबल फॉर्म से बनेंगे और एटमाइजेशन में एकदम एटम्स में ब्रेक हो जाएंगे। हाँ, सारे बॉन्ड टूट गए ना, सारे बॉन्ड टूटने के बाद गैस फॉर्म में आएगा। यस सर। सही ना, सारे बॉन्ड टूट जाएंगे तो किस फॉर्म में आएगा, गैस फॉर्म में आएगा, इसीलिए ऐसे लिखा इसको। सही है। यस। फॉर्मेशन की डेफिनेशन भी बता दी है मैंने, एटोमाइजेशन की भी डेफिनेशन बता दी है। और स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन होगा तो क्या बोल देंगे? 298 केल्विन और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। हाँ, प्रेशर 1 बार। स्टैंडर्ड वर्ड आएगा तो ये लिख देना बिल्कुल। बस हाँ ये है कि कई बार न्यूमेरिकल्स में 298 केल्विन की जगह कोई और 300 केल्विन लिख दे, क्या पता टेम्परेचर, तो वो ही स्टैंडर्ड मानना है। मतलब यूजुअली ये लेते हैं, इसलिए मैं लिख रहा हूँ ये। क्या ये बात समझ आ गई? यस। हीट ऑफ फॉर्मेशन डेफिनेशन क्लियर है ना? अमाउंट ऑफ हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स एलिमेंट्स, है ना, अंडर गिवन कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। और स्टैंडर्ड हीट ऑफ फॉर्मेशन है तो एट 298 केल्विन एंड 1 बार प्रेशर। हीट ऑफ एटमाइजेशन, अमाउंट ऑफ हीट चेंज, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होगा उसमें। तो अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड किसमें रिक्वायर्ड है, किसमें रिलीज है, किसमें आंसर नेगेटिव होगा, किसमें पॉजिटिव होगा, ये सब पता होना चाहिए। अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, amount of heat required to break 1 mole of lattice to get free atom, या to break 1 mole of compound to get free atom, या फिर to break 1 mole of molecule to get free atoms। एक मोल को ब्रेक करके फ्री एटम मिल रहे हैं तो वो हीट ऑफ एटोमाइजेशन होगा। हीट ऑफ एटोमाइजेशन है ना, हीट ऑफ एटोमाइजेशन, ये पता होना चाहिए। और अब ध्यान देना, अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स, हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट इज टेकन टू बी जीरो। एलिमेंट का हीट ऑफ फॉर्मेशन हमेशा जीरो लेते हैं। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट इन नेचुरल फॉर्म इज टेकन टू बी जीरो। जैसे अगर मैंने तुमसे बोला किसी का भी हीट ऑफ फॉर्मेशन, Cl2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? जीरो। Cl2 गैस है तो जीरो। हीट ऑफ डेल्टा H हीट ऑफ फॉर्मेशन, डेल्टा H फॉर्मेशन, इसका क्या होगा? जीरो। Cl2 का जीरो होगा, F2 का जीरो होगा, H2 का जीरो होगा, कार्बन सॉलिड का जीरो होगा। कार्बन सॉलिड लेकिन ग्रेफाइट फॉर्म में होना चाहिए। डायमंड होगा तो जीरो नहीं होगा, याद रखना। ये एलोट्रोप्स हैं तो ज्यादातर हम क्या लेते हैं, ज्यादातर हम लेते हैं स्टेबल फॉर्म जो है। ग्रेफाइट ज्यादा स्टेबल फॉर्म है किसकी? कार्बन की। ग्रेफाइट का हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो है, डेल्टा एच ऑफ ग्रेफाइट का जीरो है। ऐसी सल्फर में भी, सल्फर है तो सॉलिड फॉर्म में तो होगा लेकिन रोम्बिक, सल्फर रोम्बिक का जीरो होगा। सही ना, सल्फर रोम्बिक का क्या होगा? हीट ऑफ फॉर्मेशन जीरो होगा। Cl अब Br2 का किस फॉर्म में जीरो होगा? सर लिक्विड फॉर्म में। लिक्विड फॉर्म में। ध्यान रखना, Br2 लिक्विड फॉर्म में। I2 का किस फॉर्म में जीरो होगा? सॉलिड। Solid. सॉलिड फॉर्म में। CO2 और CO2 का Yes. होगा ही नहीं जीरो, ये एलिमेंट थोड़ी है। Yes, sir. नहीं समझ आई बात? ये तो कंपाउंड है ना। Yes, sir. सही ना, फॉस्फोरस का व्हाइट फॉस्फोरस का होता है, ब्लैक और रेड का नहीं। व्हाइट फॉस्फोरस इसका जीरो है। सल्फर का रोम्बिक, कार्बन का ग्रेफाइट, फॉस्फोरस का व्हाइट फॉस्फोरस, ये जीरो होते हैं। क्या ये समझ आ गया? हीट ऑफ फॉर्मेशन एलिमेंट्स का जीरो होता है। यस सर। रीजन क्या है? अगर रीजन कोई पूछेगा तो बोलना है एलिमेंट जो अपने आप से ही बना है,
जो अपने आप से ही बना है, उसके बनने में ना तो कोई हीट रिलीज होगी, ना ही कोई हीट इवॉल्व होगी, ना एब्जॉर्ब होगी, ना कोई हीट रिलीज होगी, ना कोई हीट एब्जॉर्ब होगी। इसलिए उसका हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या लेंगे? जीरो। हीट ऑफ फॉर्मेशन उसका क्या लेंगे? जीरो लेंगे। क्या समझ आ गया? एन एलिमेंट फॉर्म फ्रॉम इटसेल्फ हैज नो हीट चेंज, so its enthalpy is taken to be zero. An element formed from itself has no heat change, so its enthalpy is taken to be zero, but its entropy is not zero. Entropy यानी randomness जीरो नहीं होती, क्योंकि हर एलिमेंट के अंदर कुछ ना कुछ randomness, कुछ ना कुछ डिसऑर्डर, कुछ ना कुछ मूवमेंट जरूर होगी, जीरो केल्विन को छोड़ करके। जीरो केल्विन पे कोई रेंडमनेस नहीं होती। जीरो केल्विन बोल रहा हूं मैं, जीरो केल्विन जो कि बहुत लो टेम्परेचर है, हाइपोथेटिकल है ना। हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इज टेकन टू बी जीरो, बट इट्स एंट्रोपी इज नॉट जीरो। आ सकता क्वेश्चन ये, heat of formation of an element is taken to be zero, but its entropy is not zero. An element formed from itself has no heat change, so its enthalpy is taken to be zero. But there is always some randomness in any crystalline substance. कोई भी crystalline substance, crystalline यानी आयनिक हो, मेटेलिक हो, मॉलिक्यूलर हो, कोवेलेंट हो, कोई कोई ना कोई कुछ ना कुछ रेंडमनेस जरूर होती है हर एक सब्सटेंस में, एक्सेप्ट एट एब्सोल्यूट जीरो। एब्सोल्यूट जीरो मतलब जीरो केल्विन, है ना। तो इसकी एंट्रोपी जीरो नहीं होती, लेकिन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या लेंगे? जीरो। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या लेंगे? जीरो लेंगे। तो तुम्हें हीट ऑफ फॉर्मेशन का मीनिंग क्लियर हो गया? क्या ये समझ आ गया यस हीट सर। ऑफ फॉर्मेशन? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको मिस नहीं करना बिल्कुल भी, सही ना। हीट ऑफ फॉर्मेशन और हीट ऑफ क्या कहते हैं, रिएक्शन, दो टर्म्स बता दी मैंने, और एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन, एक थर्मोकेमिकल इक्वेशन। नेक्स्ट अब है, जैसे दिया तुम्हें 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। डेल्टा एच है रिएक्शन का -300, डेल्टा एच रिएक्शन का है -300 किलो जूल, -300 किलो जूल। मैंने बोला व्हाट इज द हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, तो क्या आंसर आएगा? व्हाट माइनस इज द वन हीट ऑफ फिफ्टी फॉर्मेशन ऑफ, हाँ, डेल्टा एच क्या आ जाएगा? -150, क्योंकि ये कितने मोल का फॉर्मेशन हुआ है? ये सर 2 मोल का, और हमें 2 मोल 1 का। का और चाहिए। डेफिनेशन क्या होती है? 1 मोल के लिए, तो आंसर आ जाएगा 150 किलो जूल। क्लियर है कि नहीं? ये क्लियर है क्लियर है सर। कि नहीं ये? चलो अब नेक्स्ट टर्म आ गया। नेक्स्ट टर्म आ गई हीट ऑफ कंबशन। हीट ऑफ कंबशन और कैलोरिफिक वैल्यू। हीट ऑफ कंबशन ये तुम्हें सबको आता है। ये एक मोल सब्सटेंस जब कंप्लीटली बर्न होगा ऑक्सीजन के अंदर, तब जो हीट रिलीज होगी, ज्यादातर केस में हीट रिलीज होती है, इससे हीट रिलीज लिखना है। कंबशन है तो हीट रिलीज होती है भाई, ऐसे केस में मत करना। N2 प्लस O2, सही ना। बहुत हाई टेम्परेचर बनता है ये, बहुत हाई टेम्परेचर पे N2 और O2 एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, दोनों गैसेस बहुत हाई टेम्परेचर बनता है। नॉर्मल कंडीशन में नो रिएक्शन लिखना इसमें। तो इसमें डेल्टा एच पॉजिटिव होता है, इसमें डेल्टा एच क्या होता है? पॉजिटिव। हीट ऑफ कंबशन क्या है? अमाउंट ऑफ हीट रिलीज when 1 mole of substance is completely burnt in oxygen. Amount of heat released when 1 mole of substance is completely burnt in oxygen. 1 mole of substance completely burnt in oxygen, ये तुमने सबने किया हुआ है। जैसे एग्जांपल लिया मैंने CH4 प्लस O2, ये सबने कर रखा है ना। क्या बनेगा? CO2 प्लस 2H2O, CO2 प्लस 2H2O। O कितने हैं? 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 4 हैं, तो 2O2। इथेन आ गया, C2H6 प्लस O2, 2CO2 आएगा प्लस 3H2O, तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पे, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे, 7/2। इथेनॉल का कंबशन, इथेनॉल का कंबशन प्लस O2 क्या आएगा? 2CO2 आएगा प्लस 3H2O। तो 4 ऑक्सीजन यहाँ पे हैं, 3 ऑक्सीजन यहाँ पे, 7 ऑक्सीजन हो गए। 7 ऑक्सीजन में से एक यहाँ माइनस कर देना पहले ही, तो 6 ऑक्सीजन रह गए, यानी 3O2। क्या समझ आ गए हीट ऑफ कंबशन? यस और स्टैंडर्ड कब बोलेंगे? जब 1 बार प्रेशर और 298 केल्विन टेम्परेचर, 298 केल्विन, तो बोलेंगे स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन। स्टैंडर्ड हीट ऑफ कंबशन। नेक्स्ट अब है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू ये क्या है? 1 ग्राम सब्सटेंस, 1 ग्राम, ऐसे सोचना, 1 ग्राम फूड से जो एनर्जी हमें मिलेगी, जो एनर्जी रिलीज होगी, वो है कैलोरीफिक वैल्यू। या 1 ग्राम फ्यूल से जो
एनर्जी मिलेगी वो है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्लियर हो गया क्या है? कैलोरीफिक वैल्यू हीट प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल, हीट प्रोड्यूस बाय कंबशन ऑफ 1 ग्राम ऑफ फ्यूल और फूड, दोनों मान सकते हैं। जैसे मैंने अगर बोला, एक क्वेश्चन आया हुआ आईआईटी के अंदर, हीट ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज दे रखा है, हीट ऑफ कंबशन ऑफ ग्लूकोज C6H12O6 इज इक्वल टू दे रखा है से 3600 किलोजूल पर मोल, है ना। ग्लूकोज की हीट ऑफ कंबशन दे रखी है 3600 किलोजूल पर मोल, और बोला इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू क्या है। ये करो क्वेश्चन जल्दी से, और एक क्वेश्चन और निकाल दो, एक क्वेश्चन और। कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी है हाइड्रोजन गैस की, कैलोरीफिक वैल्यू of H2 gas is -143, is -143, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन गैस इज -143 किलोजूल पर ग्राम, है ना। सर ऊपर वाले का हीट आंसर ऑफ फॉर्मेशन 20 ऑफ है। H2, कैलकुलेट, दोनों निकालो आंसर, दोनों निकालो पहले। कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, दो क्वेश्चन करो ये। कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी है हाइड्रोजन गैस की -143, तो कैलकुलेट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, दोनों क्वेश्चन निकालो जल्दी से। हो गए सर। हाँ गर्व, सर मुझे सर पहले 20। हाँ बोल मुझे क्या आंसर है। सर वही पहले का 20 है और दूसरे का 143 इंटू 2 हो जाएगा तो 286। हाँ बिल्कुल सही है, इजी क्वेश्चन है, डेफिनेशन को बस यूज करना सिखाया इसमें। देखो, एक मोल ग्लूकोज से, ध्यान देना, एक मोल ग्लूकोज है ये, एक मोल ग्लूकोज से कितनी हीट रिलीज हो रही है, 3600 किलोजूल। एक मोल यानी 180 ग्राम से, 180 ग्राम से 3600 किलोजूल रिलीज हो रही है हीट। तो एक ग्राम से जो हीट रिलीज होगी, जो हमें एनर्जी मिलेगी एक ग्राम ग्लूकोज खाने से, वो क्या है, 3600 डिवाइड बाय 180, तो कितना आ जाएगा 20, जो भी निष्ठा ने बोला था आंसर 20 किलोजूल पर ग्राम, ये आ जाएगी कैलोरीफिक वैल्यू, पर ग्राम में निकालना होता है। अब कैलोरीफिक वैल्यू दे रखी है H2 की पर ग्राम में, और हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O पूछा है, फॉर्मेशन ऑफ H2O यानी ये इक्वेशन, इसमें जो हीट रिलीज होगी, है ना, इसमें जो हीट रिलीज होगी ये निकालना है। -143 ग्राम है H2 गैस की कैलोरीफिक वैल्यू, यानी एक ग्राम से, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है 2 ग्राम, तो एक ग्राम से -143 किलोजूल, तो 2 ग्राम से कितनी होगी, -286, सही ना, -286। क्या क्लियर हो गया? यस सर। इजी क्वेश्चन है, आना चाहिए तुम्हें। जैसे क्वेश्चन और पूछा हो पेपर में, कौन सा बेटर रॉकेट फ्यूल है, विच इज बेटर रॉकेट फ्यूल, H2 और से मिथेन या इथेन, कोई भी ले सकते हैं, H2 मिथेन, इथेन, CO गैस, कोई भी, सही ना, या हाइड्राजीन, H2 मिथेन, ये क्वेश्चन था इसलिए ये पूछ रहा हूं तुमसे। H2 गैस है और मिथेन है, दोनों में से कौन सा बेटर रॉकेट फ्यूल है, अगर इनके कंबशन दे रखा है ना, इनका कंबशन दे रखा है, इसका कंबशन की वैल्यू दे रखी है से 20 किलोजूल पर मोल, और इसके कंबशन की वैल्यू, इस कंबशन के, इस फ्यूल के कंबशन की वैल्यू दे रखी है से 100 किलोजूल पर मोल। तो कौन सा बेटर रॉकेट फ्यूल है, एनर्जी रिलीज इसमें 20 किलो जूल हो रही है और इसमें एनर्जी रिलीज हो रही है 100 किलो जूल पर मोल में।
विच इज H2. बेटर रॉकेट फ्यूल? Yes sir. H2। H2 क्योंकि पर मोल में है, हमें कैलोरीफिक वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो होती है पर ग्राम में। तो 2 ग्राम से 2 किलो जूल, 2 ग्राम से 2 किलो जूल, तो 1 ग्राम से कन्वर्ट किया मैंने, तो ये आ जाएगा कितना? 10 किलो जूल पर ग्राम। क्या क्लियर है ये? और इधर मिथेन यानी 16 ग्राम, 16 ग्राम से 100 किलो जूल, मिथेन यानी 16 ग्राम, 16 ग्राम से 100 किलो जूल, तो 1 ग्राम से 100/16, तो ये 6 के आसपास आएगी। ये आंसर आएगा 6 के आसपास का कुछ, 6 पॉइंट समथिंग, है ना। और इसका आंसर कितना है? 10। तो इसलिए हाइड्रोजन इज बेटर रॉकेट फ्यूल। हाइड्रोजन क्या होगा? बेटर रॉकेट फ्यूल। क्या क्लियर है क्वेश्चन? नेक्स्ट सब डेफिनेशन Yes. है हीट ऑफ हाइड्रेशन और हीट ऑफ सॉल्यूशन। हीट ऑफ हाइड्रेशन, हीट ऑफ हाइड्रेशन। देखो, जब एक मोल कोई भी, डेफिनेशन बहुत सारी बन सकती है इसकी, सिंपल डेफिनेशन वो तुम्हें बता रहा हूं मैं। एक मोल कोई भी एनहाइड्रस सॉल्ट कंबाइन करेगी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। व्हेन 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस सॉल्ट कंबाइंस विद रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म हाइड्रेटेड सॉल्ट, टू फॉर्म हाइड्रेटेड सॉल्ट, तो इसे क्या बोलेंगे? इसे क्या बोलेंगे? हीट ऑफ हाइड्रेशन। जैसे जो यूज होगा बहुत ज्यादा, मैं वही बता रहा हूं तुम्हें। BaCl2 है प्लस 2H2 डाला, तो BaCl2.2H2 मिलेगा। तब जो हीट चेंज आएगा, ये हीट ऑफ हाइड्रेशन है। क्या क्लियर है? ऐसे ही कॉपर सल्फेट एनहाइड्रस फॉर्म में है, 5H2 हो जाएंगे इसके पास, तो बनेगा कॉपर सल्फेट डॉट 5H2। When 1 mole of anhydrous salt combines with required number of water molecules to form hydrated salt, then it is called as heat of hydration. Then it is called as heat of hydration. Clear है कि नहीं? Amount of heat change when 1 mole of anhydrous salt combines with required number of water molecules to form hydrated salt, है ना। ये heat of hydration है। ये क्या है? heat of hydration। या फिर अगर आयन है जैसे Na+ है गैसियस फॉर्म में, तो इसको पानी में डाला एक्वा सॉल्यूशन में, तो ये आ जाएगा हाइड्रेटेड फॉर्म में, Na+ एक्वस फॉर्म में। तब जो हीट रिलीज होगी वो भी क्या है? हीट ऑफ हाइड्रेशन। वो भी क्या है? हीट ऑफ हाइड्रेशन। समझिए कि नहीं? है ये भी हीट ऑफ हाइड्रेशन है। क्या हीट ऑफ हाइड्रेशन? ये दो इक्वेशन याद रखना, इसके क्वेश्चन आते हैं इसलिए। क्या डेफिनेशन क्लियर हो गई है हीट ऑफ हाइड्रेशन की? Yes, sir. चलो नेक्स्ट देखेंगे हीट ऑफ सॉल्यूशन। हीट ऑफ सॉल्यूशन, ये दो चीजों का सम होता है, लैटिस एनर्जी प्लस ऊपर जो तुमने पढ़ा हाइड्रेशन एनर्जी। इन दोनों को ऐड करते हैं तो हीट ऑफ सॉल्यूशन आता है। इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आता है? हीट ऑफ सॉल्यूशन। तो अमाउंट, इसमें भी क्या आएगी डेफिनेशन? अमाउंट ऑफ हीट चेंज, अमाउंट ऑफ हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन सच ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट। इतना ज्यादा पानी में या इतने ज्यादा सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे कि फर्दर एडिशन ऑफ सॉल्वेंट डज नॉट प्रोड्यूस एनी मोर हीट चेंज। मैंने क्या बोला? अमाउंट ऑफ हीट चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन सच ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट such that further addition of the solvent does not produce any more heat change. This is called as heat of solution. इसे बोलेंगे heat of solution। क्या डेफिनेशन क्लियर हो गई है? जैसे NaCl सॉलिड है, NaCl सॉलिड है, ये पहले टूटेगा, ध्यान देना, पहले ये टूटेगा, लैटिस एनर्जी देंगे पहले टूटेगा। किसमें? Na+ गैसियस और Cl- गैसियस। पानी में डाला इसको एक्वा सॉल्यूशन में, तो ये आ जाएगा NaCl, Na+ एक्वस प्लस Cl- एक्वस। या इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, NaCl आ गया एक्वस फॉर्म में, इसको भी लिख सकते हैं। ये भी, ये पूरा डेल्टा एच सॉल्यूशन है। और ये एक एक स्टेप में दिखाएं तो लैटिस एनर्जी पहले देंगे तो गैसियस फॉर्म में आएंगे दोनों आयन, और उसके बाद पानी में डालेंगे तो ये एक्वस फॉर्म में, ये भी एक्वस फॉर्म में, Na+ एक्वस प्लस Cl- एक्वस। तो डेल्टा एच सॉल्यूशन जो है वो लैटिस एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी हुआ। क्या क्लियर हो गया ये? क्लियर हो गया कि नहीं है? जैसे HCl Yes, sir. गैसियस है, कोई भी डेफिनेशन HCl गैसियस है, तो पहले ये जाएगा, लैटिस एनर्जी देंगे H+ गैस प्लस Cl- गैस, फिर पानी में डालेंगे एक्वा सॉल्यूशन में, तो H+ एक्वस प्लस Cl- एक्वस। तो लैटिस एनर्जी इधर
और इधर आएगी क्या, हाइड्रेशन एनर्जी, लैटिस एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी। क्या क्लियर हो गया है? एक स्टेप में KNO या KNO3 ले लो, KNO3 है सॉलिड फॉर्म में, डेल्टा एच सॉल्यूशन डायरेक्ट, डेल्टा एच सॉल्यूशन इसका डायरेक्ट होगा, यानी लैटिस एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये आया KNO3 एक्वस फॉर्म में, KNO3 एक्वस फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं? ये हीट ऑफ सॉल्यूशन, Yes, sir. तो ये था हीट ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे से ना, ये हीट ऑफ सॉल्यूशन था। नेक्स्ट नोट करेंगे यहाँ पे टर्म हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तुम लोग असाइनमेंट जरूर लेके आया करो, असाइनमेंट जरूर लेके आना कल भी। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, एक मोल ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड को कंप्लीटली हाइड्रोजनेट करना। जैसे इथीन है, इसमें H2 डालेंगे तो क्या बन जाएगा, इथेन। एक मोल अनसैचुरेटेड कंपाउंड को कंप्लीटली हाइड्रोजनेट करना, तब जो हीट रिलीज होगी, दिस इज कॉल्ड एज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज, इसमें हीट रिलीज ही होती है। कंबशन में जैसे हीट रिलीज होती है, ऐसे हाइड्रोजनेशन में भी हीट रिलीज होती है। अमाउंट ऑफ हीट रिलीज when one mole of a substance is completely when one mole of a substance completely reacts with hydrogen, one mole of a substance completely reacts with hydrogen। और ये भी ध्यान रखना कि ज्यादातर केसेस में जैसे BaCl2 को मैं पानी में डालता हूँ, BaCl2 को पानी में डाला तो क्या बन जाएगा, BaCl2 एक्वस फॉर्म में आएगा। ये हीट ऑफ सॉल्यूशन है, इसमें डेल्टा सॉल्यूशन आएगा इसके अंदर। और BaCl2 डॉट 2H2O को पानी में डालूंगा, अगर मैं इसको अगर पानी में डालेंगे, सॉलिड फॉर्म में होता है ये भी सॉलिड फॉर्म में है, तो भी BaCl2 एक्वस आएगा। इस केस में ऊपर तो अगर हीट रिलीज हुई है, मान लो यहाँ पे डेल्टा एच आया प्लस -10 का, हीट रिलीज हुई है -10 किलो जूल, तो यहाँ डेल्टा एच होगा पॉजिटिव से आएगा, यहाँ पे आया +12 आ गया, +12 किलो जूल, +12 किलो जूल। न्यूमेरिकल भी आता है। ये दोनों का हीट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है, हीट ऑफ गिवन हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ BaCl2 सॉलिड एंड BaCl2.2H2O सॉलिड as -10 and +12, then what is the heat of hydration of, calculate heat of hydration of BaCl2 to BaCl2.2H2O। क्या होगा वो, क्या होगा बोलो? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन ये। सर क्वेश्चन रिपीट कर दो एक बारी। मैंने बोला हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ BaCl2 सॉलिड एंड BaCl2.2H2O सॉलिड, इन दोनों का हीट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है एज -10 एंड +12 किलोजूल पर मोल। देन व्हाट इज द हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ BaCl2 to BaCl2.2H2O, इक्वेशन ये वाली। -22। हाँ यही आएगा आंसर। तुम देखो ना, इससे तुम्हें ये बनाना है, इससे तुम्हें क्या बनाना है, ये बनाना है। तो कैसे बनेगा वो, दोनों को माइनस करके, दोनों को माइनस कर दो, या फिर दोनों को माइनस कर दो, या फिर इसको तुम्हें ये क्वेश्चन चाहिए ना, ये वाली क्वेश्चन, ये लेफ्ट हैंड साइड पे चाहिए, ये राइट हैंड साइड पे चाहिए, तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। समझ आया कि नहीं? ये इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करोगे तो एक्वस एक्वस तो कैंसिल होता नहीं है, पानी में पानी थोड़ी माइनस होगा, BaCl2 एक्वस से BaCl2 एक्वस कैंसिल, आगे आंसर कि नहीं है? तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर रहे हो, यानी डेल्टा एच नेट जो होगा, जो भी गर्व सिंगल ने बोला है, -10 -12 -22 किलो जूल। क्या समझ आ गया? नहीं क्लियर हुआ? सर आ गया। लास्ट, अब एक क्वेश्चन लिख लो, घर पे ट्राई कर लेना दोबारा। हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉलिड, हीट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉलिड एंड कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 एंड कॉपर सल्फेट डॉट 5H2 सॉलिड आर 20 and -20 and +25। कैलकुलेट हीट ऑफ हाइड्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट टू कॉपर सल्फेट डॉट 5H2। जैसे ये क्वेश्चन था ऐसे ये वाला है, कर लेंगे ट्राई ये। अगर पता निकाल लिया तूने